लोकसभा सेगमेंट में आज हम बात करेंगे अररिया लोकसभा क्षेत्र की। अररिया लोकसभा क्षेत्र का इतिहास जानेंगे और ये जानेंगे कि 2024 की लड़ाई में कौन कौन है, कौन मजबूत दावेदार है, वहां से इस बार किसे सीट दिया जाएगा, ये सीट किसके पाले में जाएगा, किस पार्टी के पाले में, और वो पार्टी किसे अपना उम्मीदवार बनाएगी। एक तरफ है इंडिया गठबंधन, दूसरी तरफ है एनडीए गठबंधन। एनडीए से कौन उम्मीदवार होगा, इंडिया से कौन उम्मीदवार होगा, इसके बारे में जानेंगे, लेकिन उसका इतिहास भी जानेंगे। लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे है, आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं, कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं। और अब आते हैं अररिया लोकसभा क्षेत्र के इतिहास जानने के बारे में। इतिहास जानते हैं, 1991 में सुखदेव पासवान जनता दल से चुनकर सांसद बनते हैं। 1996 में सुखदेव पासवान ही जनता दल से चुने जाते हैं। उसके बाद 1998 में उपचुनाव होता है, क्योंकि केंद्र की सत्ता में परिवर्तन होता है, केंद्र में सरकार गिर जाती है, उसके बाद उपचुनाव होता है। तो 1998 में रामजी दास ऋषिदेव जो है वो भारतीय जनता पार्टी से यहां से चुनकर सांसद बनते हैं। और उसके बाद 1999 में सुखदेव पासवान ही यहां से सांसद बनते हैं। 2004 में सुखदेव पासवान यहां से सांसद बनते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा परिवर्तन रहता है। इस बार वो राजद से नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी से चुनकर सांसद बनते हैं। 2004 में सुखदेव पासवान को राजद टिकट नहीं देती है, तो नाराज होकर वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं और उन्हीं के टिकट पर चुनाव लड़ जाते हैं और जीत भी जाते हैं। उनका वहां पर दबदबा अच्छा रहता है। और उसके बाद 2009 में भारतीय जनता पार्टी सुखदेव पासवान को टिकट ना देकर प्रदीप कुमार सिंह को टिकट देती है। प्रदीप कुमार सिंह वहां से सांसद बन जाते हैं। फिर 2014 में परिवर्तन होता है, मोदी लहर खूब चलती है, लेकिन मोदी लहर में भी अररिया लोकसभा क्षेत्र में राजद की जीत होती है, जो कि 2009 में वहां भाजपा के उम्मीदवार रहते हैं, लेकिन फिर भी 2014 में मोदी लहर में वहां पर राजद के उम्मीदवार मोहम्मद तस्लीमुद्दीन की जीत हो जाती है। और उसके बाद 2017 में उनकी मृत्यु हो जाती है। 2017 में उनकी मृत्यु होती है। उसके बाद उनके बेटे को 2018 में राजद टिकट देती है सरफराज आलम को। अब सरफराज आलम उपचुनाव जीत जाते हैं, क्योंकि उनके पीछे उनके पिता का आशीर्वाद रहता है और वो अपने पिता के नाम पर चुनाव जीत भी जाते हैं। और 2019 में फिर से प्रदीप कुमार सिंह यहां से चुने जाते हैं। और अब आते हैं कि 2014 और 2019 में किसे कितना वोट मिला। 2014 में मोहम्मद तस्लीमुद्दीन को वोट मिला 4,07,978 वोट। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के उम्मीदवार प्रदीप कुमार को वोट मिला 2,61,474 वोट। और तीसरे नंबर पर जेडीयू के उम्मीदवार थे, क्योंकि 2014 में जेडीयू जो है 38 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ी थी। तो जेडीयू के प्रत्याशी थे विजय कुमार मंडल। विजय कुमार मंडल को वोट मिला था 2,21,759 वोट। और अब आते हैं कि प्रदीप कुमार की कितने वोटों से हार हुई थी मोहम्मद तस्लीमुद्दीन से। मोहम्मद तस्लीमुद्दीन को तो वोट मिला था 4,07,978 वोट। तो 1,46,504 वोटों से प्रदीप कुमार सिंह, जो कि भाजपा के उम्मीदवार थे, वो चुनाव हार गए थे। और अब 2019 में आते हैं। 2019 में प्रदीप कुमार सिंह को वोट मिला 6,18,434 वोट। वहीं दूसरी तरफ राजद के उम्मीदवार थे सरफराज आलम, जो कि तस्लीमुद्दीन के बेटे हैं, उनको वोट मिला 4,81,193 वोट, यानी कि 1,37,241 वोटों से उनकी हार हो गई। और अब आते हैं कि 2024 में लड़ाई में कौन कौन है। अररिया लोकसभा क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं। अररिया लोकसभा क्षेत्र जहां पर लगातार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीतते रहे हैं, राजद के भी उम्मीदवार जीतते रहे हैं, जेडीयू भी टक्कर दे रही थी 2014 में, हालांकि कुछ वोटों से भी हार हुई है। और अब वहां के मौजूदा सांसद प्रदीप कुमार सिंह को अगर देखा जाए तो ये खूब टक्कर देते आए हैं। आपको 2009 में वहां से सांसद बने, उसके बाद 2019 में वहां से सांसद बने, तो 2 बार वहां के मौजूदा सांसद हैं। इनकी उम्र जो है 59 साल है। तो उम्र के आधार पर भारतीय जनता पार्टी इनका टिकट नहीं काट सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 70 प्लस को टिकट नहीं देती है। लेकिन अभी उनकी उम्र 60 भी नहीं है,
तो इनको टिकट मिल सकता है। और दूसरी बात ये भी है कि ये 2 बार वहां के मौजूदा सांसद हैं, इनका वहां पर दबदबा बरकरार है, तो भारतीय जनता पार्टी इनको टिकट जरूर देगी। तो एनडीए के तरफ से ये तो फाइनल हो गए कि एनडीए के तरफ से यही उम्मीदवार होंगे। अब आते हैं इंडिया के तरफ से कि इंडिया के तरफ से उम्मीदवार कौन होगा। तो इंडिया के तरफ से उम्मीदवार अररिया लोकसभा जो है वो जाएगा राजद के पाले में, और राजद के पाले में जाएगा तो राजद किसे अपना उम्मीदवार बनाएगी। एक तरफ हैं मोहम्मद तस्लीमुद्दीन के बेटे जो हैं सरफराज आलम, जो कि वहां से सांसद रह चुके हैं 2018 में और 2019 में जबरदस्त फाइट किए थे। तो इन्हें भी राजद, इनके ऊपर राजद की निगाहें हैं और ये अभी मौजूदा में विधायक हैं, तो राजद इन्हें भी टिकट दे सकती है। और इनके भाई जो हैं शाहनवाज, जो कि असरुद्दीन ओवैसी के पार्टी में विधायक थे और हाल में ही राजद में शामिल हुए हैं, उनको मंत्री भी बनाया गया है। और अब आते हैं दूसरी तरफ, राजद में एक और उम्मीदवार है जो कि आप देखते होंगे कि महिला हैं, महिला नेत्री हैं, बहुत अधिक बोलती हैं, लगातार भाजपा पर हमलावर रहती हैं, नसीमा जमाल। जी हाँ, नसीमा जमाल का भी नाम खूब चल रहा है, नाम इनका बहुत चर्चा में है। इन्हें भी उम्मीदवार बनाया जा सकता है। लगातार ये लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से मुलाकात कर रही हैं, संपर्क साधने का भी प्रयास कर रही है कि हम अररिया में बहुत अधिक मेहनत कर रहे हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं और इस बार हमें वहां से उम्मीदवार बनाया जाए। और अररिया लोकसभा क्षेत्र को अगर आप देखिएगा तो वहां पर मुसलमानों की आबादी बहुत अधिक है। हालांकि ये कहना मुश्किल होगा कि सिर्फ मुसलमान ही वहां पर जो वोट करके किसी को जिता सकते हैं, लेकिन मुसलमानों की आबादी अधिक है। और मुसलमान अगर जिसे चाह दे कि इन्हें जिताना है, तो हिंदू वोटर अगर थोड़ा सा सपोर्ट कर दे तो वो फिर निकल जाते हैं। ऐसे में सरफराज आलम भी लगातार फील्डिंग कर रहे हैं और नसीमा जमाल भी जो है वो भी फील्डिंग कर रही है। तो राजद की तरफ से ये 2 उम्मीदवार हैं। अब देखने वाली बात ये है कि राजद किसे अपना टिकट देता है। एक तरफ ये विधायक है तो और मोहम्मद तस्लीमुद्दीन के बेटे हैं, कटिहार से सांसद, फिर अररिया से सांसद, बहुत बड़े नेता, लगातार बिहार की राजनीति में अपनी तूती बुलाने वाले के बेटे हैं। तो हो सकता है इन्हें भी टिकट दिया जाए। बहरहाल अब देखते हैं क्या होगा 2024 में। इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जनता जंक्शन।